हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 4 में। तो आज है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4। तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था लिविस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक है। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था लिविस डॉट स्ट्रक्चर। एकदम आसान सा था। मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे, आपको याद होने चाहिए थे। तो पहला स्टेप क्या था? N1 जिसको हम बोलते थे। N1 क्या था? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स और प्लस माइनस चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिव करना, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव करना है। फिर N2 क्या था? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर ऑक्टेट कंप्लीशन, यानी जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। N3 क्या था? टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, N3 विच इज इक्वल टू N2 माइनस N1। एंड देन लास्ट स्टेप क्या था? N4 क्या था? टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। N4 क्या था? टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो N4 को मैंने क्या बोला था? विच इज इक्वल टू N1 माइनस N3। टोटल 4 स्टेप्स मैंने बताया था फॉर ड्रॉइंग LDS, दैट इज लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, थोड़ा इंट्रो देखा था किसका? फॉर्मल चार्ज का। तो मैंने आपको फॉर्मल चार्ज के बारे में थोड़ा फॉर्मूला दिखाया था, थोड़ा सा बताया था। तो आज वहीं से अच्छे से फॉर्मल चार्ज को करेंगे, आज उसका क्वेश्चन करेंगे। तो आज का टॉपिक है टुडेज लेक्चर्स टॉपिक्स। आज हम कुछ ज्यादा टॉपिक कवर करने वाले हैं कंपेयर टू प्रीवियस लेक्चर, यानी लेक्चर नंबर 3 से। तो पहला टॉपिक हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज। तो मतलब इसको कंटिन्यू करेंगे हम फॉर्मल चार्ज को। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। कैसे हम फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का निकालेंगे। तीसरा हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड बॉन्ड थ्योरी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, थियरी। इसको हम बोलते हैं VBT। आपसे आप भी बोलोगे क्या? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर चौथा टॉपिक रहेगा इसमें पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स यानी देखो, जितना भी थ्योरी था सबका कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स तो आता ही था। जैसे बोर्ड्स ने अपना थ्योरी दिया था, उसका भी कुछ पोस्टुलेट्स था। रदरफोर्ड ने अपना थ्योरी प्रपोज किया था, तो उसका भी कुछ पोस्टुलेट्स था। तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT का भी कुछ पोस्टुलेट्स है। तो पोस्टुलेट्स ऑफ VBT। फिर लास्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। अब ये क्या है? आपके टेक्स्ट बुक में है ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ फॉर H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया है। कौन से पेज नंबर पे? तो वो पेज नंबर लिख देता है यहाँ पे, पेज नंबर 65 पे। तो आप 65 पेज नंबर पे देख सकते हो, आपको एक पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ दिया है। तो वो भी आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। फॉर्मल चार्ज, क्वेश्चंस करेंगे, VBT करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पोस्टुलेट्स देखेंगे और लास्ट पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। तो लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ देखना। जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ हो, वीडियो को प्लेबैक करके रिवाइंड करके टॉपिक को क्लियर करते चलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम देखते हैं फॉर्मल चार्ज को। फॉर्मल चार्ज, तो ये फॉर्मल चार्ज से वो है क्या? तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। तो अब सुनो, अगर किसी भी कोवलेंट कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कंसिडर कर दे तो हर एक एटम पे कितना चार्ज आ जाएगा, उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। अच्छे से आपको नहीं समझा होगा, तो अब फिर से सुनो। देखो, अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसके ऊपर चार्ज नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो मतलब वहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो अगर चार्ज नहीं आया, तो अगर किसी कोवलेंट कंपाउंड को हम आयोनिक कंसीडर कर दे, आयोनिक कंसीडर करेंगे तो उस पर चार्ज आ जाएगा। तो आयोनिक कंसीडर कर दे किसी कंपाउंड को, बोल रहा हूँ मैं, तो उसके हर एटम पे कितना चार्ज आएगा उसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। जो फॉर्मल चार्ज होता है वो फेक चार्ज होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब नेट इसका चार्ज निकालेंगे तो जो कंपाउंड को जो दिया है चार्ज, लास्ट में वही आएगा। मतलब अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो समझेगा। तो इसको हम फॉर्मल चार्ज को हम बोलते हैं फेक चार्ज। अब जनरली क्या होता है, जो कोवलेंट
बॉन्ड जब फॉर्म होता है, जैसे CH4 का एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, CH4 का, तो CH4 का स्ट्रक्चर कैसा आता है, पहले ये सुनो। C क्या है, नॉन मेटल, मतलब C क्या है, कार्बन है तो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, मेटल है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, इस तरीके से। मैं आपको ये एग्जांपल बहुत बार बताया हूँ। तो यहाँ पे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यही हो रहा है। तो जो यहाँ पे एक एक सब बॉन्ड बने, तो यहाँ पे कोई चार्ज तो वैसे नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता ही होगा, नहीं पता है तो हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें अच्छे से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अभी ये समझो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी इतना याद रखो। तो यहाँ पे जो कि कार्बन है उसका टेंडेंसी अलग होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का, हाइड्रोजन का टेंडेंसी अलग होगा, राइट। तो ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। पार्शियल मतलब अधूरा, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। यहाँ पार्शियल मान लो ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, पार्शियल पॉजिटिव, या फिर मान लो इसको बोल दो पॉजिटिव, पॉजिटिव इसको बोल दो नेगेटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, एक तरीके से बोल सकते हो। तो ये फॉर्मल चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसके बारे में अब मैं लिखता हूँ, फॉर्मल चार्ज is also called fake charge. Fake charge, उसको हम फेक चार्ज बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज को। अभी आपको मैं ये पॉइंट फिर से जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये पॉइंट फिर से आपको सामने रखूंगा तो आपको समझेगा। तो फॉर्मल चार्ज को हम फेक चार्ज बोलते हैं। फिर जो इसका वैल्यू होता है, मतलब वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज, वैल्यू ऑफ फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, अभी आपको फॉर्मल चार्ज के बारे में बताया, तो अभी आप क्या समझे, फिर से सुनना। अगर किसी कोवलेंट कंपाउंड को अगर मैं आयोनिक कंपाउंड कंसीडर कर दूं, तो हर एक एटम पे कितना चार्ज आएगा, उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो इसका एक फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का। तो फॉर्मल चार्ज, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में लास्ट वाले स्लाइड पे लिखा था, आई होप आपने देखा होगा वो लेक्चर। फॉर्मल चार्ज विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑन दैट एटम, मतलब एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर बात करेंगे तो उस एटम पे फिर क्या करने का, माइनस करने की प्लस करना है, तो इसमें माइनस करने का अपने को। तो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट एटम माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको इसमें बनाना होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे समझना है तो प्रीवियस लेक्चर देख के आना, क्योंकि वहाँ पे अभी जो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज में निकालूंगा तो वहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बार बार बनाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख के आना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन लेविस डॉट स्ट्रक्चर, यानी लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे उस पर्टिकुलर एटम का कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, फिर क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। तो फॉर्मल चार्ज अभी आपको याद रखना है, फॉर्मल चार्ज विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन
ऑन दैट एटम माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन लिविस डॉट स्ट्रक्चर। अभी आपको फॉर्मूला बस ध्यान रखना है। तो अब ये फॉर्मूला याद रखो। अब एक क्वेश्चन लेते हैं फॉर्मल चार्ज के ऊपर, 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, एक दो आपको मैं दूंगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चंस किसका ले, ओजोन का लेते हैं। ओजोन क्या होता है, O3 होता है, राइट। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, काम आएगा अपने को। तो ओजोन का हम लिए। अब इसका हम पहले लिविस डॉट स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे, फिर हर एटम पे देखेंगे कितना चार्ज है, मतलब कितना फॉर्मल चार्ज है। तो इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए अच्छे से। तो इसमें हम पहले लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए पहले क्या निकालते हैं, N1 N2 N3 और N4। तो N1 क्या होता है, अभी मैं शुरुआत में बताया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन दैट एटम प्लस माइनस चार्ज। यहाँ पे चार्ज नहीं है तो चार्ज का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे, यहाँ चार्ज नहीं है तो कोई लेना देना नहीं है। मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज होता, मैं कंसिडर किया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो अपने को पॉजिटिव करना होता, मतलब यहाँ पर -1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है तो +1 अपन करते। अगर यहाँ पे +2 रहता तो वहाँ -2 करते, -2 करते, ऐसा होता। हाँ, तो N1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस माइनस चार्ज। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्या 2,6 होता है। तो ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स यही है, तो 6 है। तो कितने यहाँ टोटल एटम्स है, 3 है। तो हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे N1। N2 क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर ऑक्टेट कंप्लीशन। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो एक एटम के पास ऑक्सीजन के 8 हो जाएंगे, 3 एटम है तो 24 हो जाएंगे टोटल। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 24 आया, 24 इलेक्ट्रॉन। फिर N3 क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, N2 - N1 करते हैं। अब ये करते हैं, आपको ये फॉलो करना होगा। तो 24 - 18 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था, फिर इसके बाद N4 नहीं करना है, इसके बाद आपको बॉन्ड निकालना है। ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड निकालोगे तो बॉन्ड कितना आ जाएगा, बॉन्ड्स तो वो होता है N3/2। इतने इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 से डिवाइड करें तो बॉन्ड मिल जाएगा। तो कितना है, 6 है, 6 को 2 से करेंगे तो यहाँ 3 बॉन्ड हो रहा है, यहाँ 3 बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, 3 बॉन्ड्स, ठीक है। अब N4 निकालो। N4 क्या होता है, N1 - N3, N1 - N3। N1 कितना है, 18, N3 कितना है, 6 है, 3 तो बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, तो 18 में माइनस के 6 कितना बचा, 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, कितने लोन पेयर है। तो यहाँ पे लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन्स आए, लोन पेयर नहीं आया है। तो लोन पेयर के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर की है, तो लोन पेयर विच इज इक्वल टू N4/2। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं तो प्रोनाउंस कर ही रहा हूँ तो आपको समझ ही रहा होगा। तो N4/2 तो कितना हो जाएगा, 6। तो 6 हो गया बॉन्ड, 6 हो गया लोन पेयर, लोन पेयर्स, 6 लोन पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड्स फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, 3 बॉन्ड है और 6 लोन पेयर है। तो यहाँ O3 था, अब O3 में आप देख रहे होगे यहाँ पे सेंट्रल एटम नहीं है। मैंने आपको सेंट्रल एटम निकालने का भी तरीका बताया था, क्या, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको अच्छे नहीं पता है तो जाने दो। तो दूसरा तरीका ये बताया था, जिसका नंबर ऑफ एटम कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। तो यहाँ पे O3 है तो यहाँ पे किसी कोई सेंट्रल एटम मान लो चलेगा। तो यहाँ पे 3 हम इस तरीके से ड्रॉ किए। आपको यहाँ पे लिविस डॉट स्ट्रक्चर भी आपका रिवीजन हो ही रहा होगा। तो देखो इस तरीके से हम बनाए। अब देखें कितना बॉन्ड है, तो बॉन्ड कितना है, 3 है। तो बॉन्ड कैसे हम फिलअप करते थे, सीक्वेंस से। सीक्वेंस मतलब यहाँ से स्टार्ट किए, उसके बाद यहाँ ख़त्म हो गया, फिर यहाँ करना है, पता ही होगा आपको। तो अब कितने यहाँ पे देखो, अब सब जितने भी एटम है सबके ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन के पास 4 है तो 2 का रिक्वायरमेंट है, बस 4 का रिक्वायरमेंट है वैसे। तो 4 4 8 हो गए। अभी ये बीच वाला जो
ऑक्सीजन का एटम है, उसके पास 2 4 5 6 है, 6 तो उसको 2 की रिक्वायरमेंट है, 8 हो गया इसका। अब इसका देखो 2 है, इसको 6 की रिक्वायरमेंट है, 2 2 4 और 6। तो अब आप ये तो स्ट्रक्चर बना दिए, लेकिन आपको पता नहीं कि मेरा स्ट्रक्चर सही है कि नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे बॉन्ड मत देखो, बॉन्ड तो आपने खुद से बनाया। अब लोन पेयर देखो, अगर जितना आपका यहाँ पे लोन पेयर आया है यहाँ पे उतना ही लोन पेयर हो तो आपका स्ट्रक्चर राइट माना जाएगा, राइट होगा, ये माना क्या जाएगा, राइट होगा। तो 6 लोन पेयर, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर का मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया तो मैं इसको काउंट नहीं किया। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये स्ट्रक्चर आपका सही है। 6 यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये अपना स्ट्रक्चर सही है। तो अभी अपना सिर्फ लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना है। अब अपने को फॉर्मल चार्ज निकालना है सब एटम पे, तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ, ये है 1, ये है 2 और वो 3, मतलब ये है 1, ये है 2 और इसको 3 कंसिडर किया, तभी तो डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। तो अब हम ऐसा लिखेंगे, कैसा, फॉर्मल चार्ज। अब इतना जगह नहीं बचा तो मैं कंडेंस करके लिखूंगा, फॉर्मल चार्ज विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करो क्या था, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन डेट एटम माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ वैलेंस फॉर्मल चार्ज ऑन 1 पे ना, तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 1 के कितने, ऑक्सीजन है तो उसका वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 रहेंगे, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन लिविस डॉट स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे अजीब सा दिया है, लोन पेयर माइनस बोन पेयर बाय 2, वो मत देखो, मेरा सुनो। 6 में से क्या आपने माइनस करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन लिविस डॉट स्ट्रक्चर, लिविस डॉट स्ट्रक्चर बना दिए। फिर इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स देखो, तो ये ऑक्सीजन है तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे ऐसा समझो, इसको मैं हटा दिया तो इसके खुद के कितने, 2 2 4 6 खुद के इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे, तो वही लिविस डॉट स्ट्रक्चर मतलब खुद के इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 में से यहाँ टोटल 6 दिख रहे हैं, 6 में 6 माइनस किया कितना है, 6 कितना है, 0, मतलब फॉर्मल चार्ज पहले एटम पे 0 है। मैंने आपको बोला था फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव और 0 सब आ सकता है, तो यहाँ पे 0 आया। अब देखो फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड पे आपको सबका निकालना होगा, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 6 माइनस क्या करूँगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन लिविस डॉट स्ट्रक्चर, लिविस डॉट स्ट्रक्चर मतलब इसे खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो आप खुद ही काउंट कर सकते हो। ऐसे में इसको छुपा दिया तो कितने बचे, 2 2 4 1 5, तो 5 बचे, 5 लिख दो। तो 6 में से 5 गया, 1 आया, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 आ रहा है फॉर्मल चार्ज, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव 1 है, इसके ऊपर 0 है चार्ज। फिर तीसरा हम निकालेंगे, तीसरा आइटम भी बच रहा है, तो फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड, तीसरे पे, तो यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, 6। अब माइनस करेंगे इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स, खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने यहाँ पे, 2 4 6 और 7, यही ना खुद के, तो यही इतने हैं। इसको मैं हटाया, सब हटा दिया। देखो आपको अच्छे नहीं समझ रहा होगा तो अभी देखो यहाँ पे, इसको मैं हटा दिया मतलब पूरा छुपा दिया, तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने आप ही काउंट करो, 2 4 6 7 है, 7 है, 7 लिख दो यहाँ पे। 6 में 7 जाएगा, कितना आएगा, -1। तो यहाँ पे तीनों केस कंसिडर हो गया। जो फॉर्मल चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव और 0 तीनों आ सकता है, आप खुद ही देख सकते हो, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल कितना चार्ज है, अगर मैं आपको बोलूँ जो नेट चार्ज है वो कितना है, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था फेक चार्ज वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज है, जो नेट चार्ज है वो कितना है, खुद ही आप बोलो। नेट का मतलब होता है टोटल या फिर जितना लास्ट में बचा, तो 0 है मतलब सबको हम सम करेंगे ना नेट मतलब, तो ये हो गया, ये से खत्म मतलब 0, नेट चार्ज 0 आ रहा है। तो ये कंपाउंड जो ये मॉलिक्यूल है इसके ऊपर चार्ज वैसे 0 ही है, कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है, तो नेट चार्ज इसका 0 हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं फेक चार्ज। मतलब जो ये सब चार्ज दिख रहा है वो सिर्फ दिखाने का चार्ज है, रियलिटी में ऐसा कोई चार्ज होता नहीं है। जो ये फॉर्मल चार्ज ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, इसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब हम ऐसे बस सोचें कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसे हम
मैथ में सोचते हैं ना कि लेट एक्स विच इज इक्वल टू समथिंग, लेट वाई विच इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, वैसे लेते। तो वैसे ही अगर हम ऐसा सोचें, ऐसा सोचा गया कि अगर किसी भी कोवलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड ट्रीट करके हर एटम के ऊपर चार्ज निकाले तो कितना चार्ज आएगा, उसको बोल दिया गया फॉर्मल चार्ज। तो ऐसा हमने हाइपोथेटिकली सोचा गया, तो ये इसको हम बोले फेक चार्ज, क्योंकि जितने भी सब चार्ज दिख रहे हैं इसका कोई रियलिटी में सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो नेट चार्ज है वो तो जीरो आ रहा है, तो कोई इसका सेंस नहीं है। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको समझ ही गए होगे, कुछ खास नहीं था, फॉर्मूला लगाना है, बस आंसर लाना है आपको। तो आपको अगर 3-4 ऐसे कंपाउंड दिए, कहीं 2 दिए, तो आपको 1 2 3 ऐसे कंसिडर करना होगा, तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो ये था ओजोन का O3 के ऊपर एक क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिसके ऊपर चार्ज रहेगा, उसका हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, तो आप वो देखते हैं। फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन दूंगा, तो आप ट्राई करना, होमवर्क रहेगा। अब क्वेश्चन में लूंगा अजाइड आयन का। अजाइड क्या होता है? N3 नेगेटिव। अब इसका हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, तो यहाँ भी अपने को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो बोर्ड को। तो अजाइड आयन के पहले इसका हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर हर एटम का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो यहाँ पे लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए N1 निकालूंगा, आपको अब अच्छे से आ गया होगा। तो N1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज है तो अपने को प्लस चार्ज करना होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हो जाएगा वैलेंस सेल में कितने होते हैं 5, तो 5 × 3 -1 है तो +1 करेंगे, तो कितना आया 15 + 1 कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। N2 क्या होता है? आफ्टर ऑक्टेट कंप्लीशन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन्स। N3 हो जाएगा N2 - N1। N3 कितना हो जाएगा N2 - N1, N2 कितना है 24 - 16 कितना आ गया 8। तो अब N3 निकालने के बाद ये क्या निकाले हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप बॉन्ड निकालोगे तो बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे, इसका आधा इलेक्ट्रॉन का, तो मतलब N3/2 होता है, तो N3/2 मतलब 8/2, 8/2 मतलब 4, तो 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब सेम वैसे ही करोगे, नीचे N4 निकालोगे, N4 होता है लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। N4 क्या होता है N1 - N3, N1 - N3, N1 कितना है 16, N3 कितना है 8, तो 16 में से 8 माइनस किया कितना हुआ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स 8 है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो क्या होगा, उसका आधा होगा। लोन पेयर वो हो जाएगा N4/2, N4/2 कितना है 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, यानी 4 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। यहाँ पे जो बनेगा वहाँ पे 4 लोन पेयर रहेंगे और 4 बॉन्ड्स बनेंगे। तो यहाँ पे N3 नेगेटिव है, तो यहाँ पे N3 है, तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ आप। N3 है तो 1N 2N और 3N कंसिडर किया मैंने। अब बॉन्ड 4 है, सीक्वेंस के हिसाब से लगा दो 1 2 3 और 4 लगा दिए। अब इसके बाद सबके ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 4 6 और 8। इस नाइट्रोजन एटम के पास हो गया 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर जो बीच वाला आपको नाइट्रोजन दिख रहा है उसके ऑक्टेट कितने 8 है, फिर जैसा यहाँ पे वैसा वहाँ पे भी रहेगा 2 4 6 और ये 8। तो ये स्ट्रक्चर राइट है कि नहीं, तो देख लो 4 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3 4। इट इज अ राइट डायग्राम ऑफ N3 आयन, दैट इज अजाइड आयन, द लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। अब फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर और इसके ऊपर सबके ऊपर निकालना है। इसको बोल दो 1 2 और 3। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन 1 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, कितने मतलब कितना होता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन का 5, माइनस करना होगा LDS के इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इसको हटाओ 2 4 6, तो कितना हो जाएगा -1। फिर फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड, दूसरे फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा इसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स माइनस इसके ऊपर कितना 2 2 4
+1 आया। फिर फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड, ऑन थर्ड कितना हो जाएगा 5 माइनस, तीसरे पे आप देखो 2 2 4 6 दिख रहे हैं, तो 5 में 6 माइनस करेंगे तो -1 आया। तो अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा -1 +1 और -1, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज है वो -1 आएगा, -1 आ रहा है। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पे -1 क्यों आया, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है, N3 नेगेटिव, तो पहले से -1 दिया है। अगर पहले से -1 दिया है तो मतलब जो यहाँ पे चार्ज आएगा वो तो माइनस में ही आएगा, मतलब जहाँ यहाँ पे जितना दिया है वहीं पे उतना आता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, O3 था, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो जो नेट चार्ज था वो 0 आ रहा था, मतलब कोई कुछ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे अगर माइनस चार्ज है तो यहाँ पे भी हम सोल्व किए तो यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि जैसा यहाँ वैसा यहाँ। तो जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज वो हो जाएगा -1 +1 -1, तो इसका टोटल -1 नेट चार्ज आएगा। तो क्वेश्चन भी जो दिया था वो माइनस में ही दिया था, इसलिए मैं ये एग्जांपल लिया। तो ये 2 क्वेश्चन था फॉर्मल चार्ज के ऊपर। आई होप आपको फॉर्मल चार्ज अच्छे से निकालना आ गया होगा। तो अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे इरेज करता हूँ इतना ही। होमवर्क आप ड्रॉ करना, ड्रॉ LDS ऑफ CO3 -2 कार्बोनेट का एंड फाइंड फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम, ऑन ईच एटम, हर एटम का फॉर्मल चार्ज आप निकालना। एक ये क्वेश्चन हो गया। अब एक और दूसरा भी ले लो, ड्रॉ LDS ऑफ फॉस्फेट का PO4 3 नेगेटिव एंड फाइंड फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम, यही ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको अच्छे से फॉर्मल चार्ज समझ गया होगा। तो ये आप होमवर्क है, चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो जाने दो। ठीक है, तो अब फॉर्मल चार्ज के ऊपर हमने अच्छे से स्टडी कर लिया और हमने 2-3 क्वेश्चन भी देख लिए। तो अब हम लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो इस लेक्चर का सेकेंड टॉपिक, बोलो थर्ड टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थियरी, मतलब VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब VBT ये बोलता है कि किसी भी एटम में उसके जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। कहने का मतलब कि जब भी दो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो उस एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। VBT का ये कहना था कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वहाँ सिर्फ उस 2 एटम के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये तो पूरा सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करना है ये नहीं सही है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका ड्रॉबैक आएगा। तो VBT अभी 2-3 लेक्चर बाद आपको इसका ड्रॉबैक दिखने को मिलेगा। तो इसके बाद इसलिए VBT के बाद आया था MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मैंने आपको क्या बताया, VBT क्या था, किसी भी एटम में उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अभी आप इतना याद रखो। तो जो ये VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये बहुत कुछ बता के गया था। क्या क्या बताया था? तो VBT ने बोला था
बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, मतलब बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है वो वीवीटी ने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन एक दो मिस्टेक के कारण ये थ्योरी फेल हो गया। तो मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर में। तो इसने बताया था गिब्स मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन यानी बॉन्ड कैसे बनता है। मैकेनिज्म दिया था बॉन्ड फॉर्मेशन का। फिर जो वीवीटी ने कहा था, वीवीटी ने क्या बोला था कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग में सिर्फ ओनली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करेंगे। फिर जो इसका ओरिजिन है, जो ये वीबीटी है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, बस आपको पता होना चाहिए। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आ गया अपना चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट टॉपिक, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ये डिराइव हुआ है, मतलब यहाँ से उसका जन्म हुआ है वीबीटी का। तो जहाँ उस टाइम लेक्चर नंबर 4 में मैंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अच्छे से पढ़ाया था, तो वहाँ जितने कॉन्सेप्ट यूज हुए यहाँ पे भी वो यूज होंगे। तो आई होप आपने वो लेक्चर वो चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो अब वीबीटी ने अपना पोस्टुलेट्स दिया था, मतलब वीबीटी के 3 पोस्टुलेट्स हैं, मेजरली 3 है मतलब। और इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पॉइंट्स लिखाते चलता हूँ। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वीबीटी, इम्पोर्टेंट IMP इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वीबीटी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वीबीटी में जो वीबीटी ने बोला था क्या, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे देखो ये चैप्टर ही कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, इसलिए मैंने लेक्चर नंबर 1 में बोला था जब कोवेलेंट बॉन्ड समझा रहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से समझ लो क्योंकि आगे यही काम आने वाला है। तो टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग, यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आएगा ओवरलैपिंग का, तो वो अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो ओवरलैपिंग 2 लेक्चर जाएगा ओवरलैपिंग में। occurs between हाफ फिल्ड वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स। हाफ फिल्ड आपको दिख ही रहा होगा, वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम्स। तो मैंने क्या लिखा, टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा बिटवीन 2 एटम्स। तो जो दोनों एटम होंगे उसके वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स रहेंगे वही ओवरलैप करेंगे। तो वीबीटी यही था। तो जो ये वैलेंस सेल का ऑर्बिटल है वो कैसा होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए। हाफ फील्ड का मतलब कि मैंने आपको बताया था, हाफ फील्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने होते हैं। हाफ फील्ड का मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब 1 रहेंगे, या फिर ऐसा रहेगा या फिर ऐसा, स्पिन तो कैसा भी कर सकते हैं, ऐसा या फिर ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल। आई होप आपको पता ही होगा ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। जब ओवरलैपिंग होगा 2 एटम के बीच में तो उसके वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फील्ड होने चाहिए वो पार्टिसिपेट करेंगे। बात खत्म, बस इतना ही है। इतना नहीं है मतलब एक और पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब बस इतना ही है। फिर दूसरा एक पॉइंट है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन टू गेन स्टेबिलिटी। मैंने अपने से अपने 1-2 पॉइंट लिखवाया है, स्टेबिलिटी। तो क्या बोला मैंने, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स टू गेट स्टेबिलिटी। ये क्या है आपको देखिए क्या लग रहा है, ये पॉइंट क्या है,
ये तो ये पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। इससे तो मैंने बोला ये ओरिजिन का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ही हुआ है, तो वहाँ के भी टॉपिक्स, वहाँ के भी कुछ कंसेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। तो जो ये ऑर्बिटल्स की स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वो लेक्चर देखिए होगे तब। अगर ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन अगर अपोजिट नहीं हुआ तो वहाँ स्टेबिलिटी नहीं होगा, मतलब वो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो वीवीटी के बारे में कुछ इतनी बातें थी, अब इसके पोस्टुलेट्स आएंगे, तो बस आपको यही याद रखना है। अभी पोस्टुलेट्स सिखाने पहले आपको मैं वीवीटी का और अच्छे से एक बार बोल देता हूँ। वीवीटी का आप ये बस ये याद रखना कि अगर कोई भी एटम, अगर दो एटम बॉन्ड फॉर्म करें आपस में, अगर दो एटम बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो दोनों एटम्स के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल होंगे। बस इतनी सी बातें हैं। अब इसके पोस्टुलेट्स देखें, टोटल 3 पोस्टुलेट्स है वीबीटी के, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं हम। तो अब देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी के पोस्टुलेट्स देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल मैं 3 पोस्टुलेट्स लिखाऊंगा। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या बोलता है, व्हेन टू एटम्स आर attracting towards each other for the formation of bond, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट करेगा। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is dominate। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या बोलता है वीबीटी का, व्हेन टू एटम्स आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। आपको ये स्टेटमेंट देख के समझ गया होगा क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट, कि जब दो एटम्स अट्रैक्ट होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, यानी एनर्जी अपना लो करने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट करेगा, तभी तो जो दो बॉन्ड है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो पहला पोस्टुलेट्स यही है। फिर दूसरा पोस्टुलेट्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये बात करें जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, मतलब ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोज the process of overlapping, undergoes the process of overlapping, यानी वो ओवरलैपिंग के प्रोसेस में जाएंगे। तो आप बार बार सोच रहे हो कि ये ओवरलैपिंग आ रहा है, तो ये हम अगले लेक्चर में ओवरलैपिंग को अच्छे समझेंगे, बिना इसके समझे आगे हम नहीं जा सकते। तो यहाँ पे सुनो, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे वो ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब कैसा, जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मान लो एस का है, एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है, तो दोनों ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मतलब इस तरीके से जॉइंट होंगे ताकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके, उसका एनर्जी लो हो सके। ये है सेकेंड पोस्टुलेट्स। अब मैं थर्ड पोस्टुलेट्स इसका लिखता हूँ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्म्ड करना होगा अपने को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो ये उस पॉइंट के
जैसा है, अपोजिट स्पिन वही पॉइंट है, बस घुमा के लिखा गया अपोजिट स्पिन, इस तरीके से बस लिखा गया है। तो इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, तो भी सुनो। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जब अपने को कोवलेंट बॉन्ड बनाना हुआ तब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे दोनों एटम के, उन दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए। अगर स्पिन अपोजिट नहीं हुआ तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर अपोजिट स्पिन नहीं हुआ मतलब स्पिन दोनों का ऊपर डायरेक्शन हुआ तो वहाँ वो अनस्टेबल होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने पढ़ा था वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए अपोजिट स्पिन होना चाहिए। एक ऊपर के स्पिन के डायरेक्शन में होना चाहिए, एक नीचे के, मतलब इस तरीके से होना चाहिए, आपको दिख रहा होगा। तो मेजरली 3 पोस्टुलेट्स निकलते हैं वीवीटी के, तो ये थोड़ा आपको काम आएगा थ्योरी पार्ट लिखने में। तो ये पोस्टुलेट्स है, तो मैं आपको फिर से रिकैप कराता हूँ। क्या, व्हेन 2 एटम्स आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट। जब 2 एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। दूसरा, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ओवरलैपिंग के प्रोसेस में जाएंगे। अब व्हाट इज ओवरलैपिंग वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो आई होप आपको ये तीनों पोस्टुलेट्स कुछ तो समझा ही होगा। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। अब हम देखते हैं जो पेज नंबर 65 पे आपको दिया है, क्या, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऑफ H2 मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। तो इसमें आपको बस यही काम आने वाला है, जो यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ मैं, अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी मैंने आपको बता चुका है, स्टेबिलिटी। बस आपको यही काम आने वाला है, ग्राफ बनाने में बस यही काम आएगा। तो वो ग्राफ है क्या, तो यहाँ पे वाई एक्सिस में कुछ है और एक्स एक्सिस में कुछ दिया है, वाई और एक्स में इस तरीके से। यहाँ पे एक आप ऐसे एक पॉइंट मान लो ऊपर ऐसे है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे बोला गया पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस पर है डिस्टेंस, जिसको हम आर बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो अभी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देखो, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ऐसा आपको दिया टेक्स्ट बुक में फॉर्मेशन के बारे में। मतलब अब हम ऐसा करेंगे, सोचें कि अभी जो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, जो 2 हाइड्रोजन एटम है, अभी उनका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अगर वो 2 हाइड्रोजन के एटम है, मान लो एक ये हाइड्रोजन का एटम होगा, एक ये हाइड्रोजन का एटम होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो दोनों का जो एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन अट्रैक्शन बहुत कम है तो मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ वाई एक्सिस में, तो मतलब एनर्जी कुछ अभी ज़्यादा है, अभी। यहाँ पे मान लो एक हाइड्रोजन का एटम है, वो अपार्ट है एक दूसरे हाइड्रोजन के एटम से, दूर है अभी। फिर यहाँ से अब दोनों सामने आने लगे, दोनों सामने आए, तो मतलब हाइड्रोजन का एटम यहाँ था, फिर एक हाइड्रोजन एटम सामने आने लगे, तो क्या हुआ, धीरे धीरे एनर्जी कम होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। मान लो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, तो एनर्जी एकदम कम हो गया, इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया होगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया होगा। तो जो ये पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, मतलब ओवरलैपिंग हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम दूसरा हाइड्रोजन का एटम मिल गया होगा, H और H, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गया, ऐसा हम समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो गया, बहुत कम हो गया, एनर्जी एकदम कम हो गया ना। फिर आपको दिख रहा होगा ग्राफ में, जैसे मुझे दिख रहा है कि जो ग्राफ है अचानक से ऊपर बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है। देखो, जब 2 हाइड्रोजन के एटम थे दूर से, फिर सामने आने लगे, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, इसके कारण एनर्जी कम हुआ, अट्रैक्शन बढ़ा तो एनर्जी कम हुआ। तो अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि एनर्जी एकदम अचानक से बढ़ गया। यहाँ पे क्या हुआ समझो, एक हाइड्रोजन का एटम था, दूसरा हाइड्रोजन का एटम था, दोनों पास आए, तो हाइड्रोजन सामने आ गए। अब इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन है,
इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम सामने आ जाएंगे तो रिपेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एनर्जी एकदम शूटअप हो गया, एकदम आराम, बहुत तेजी से बढ़ गया। इस तरीके से एनर्जी क्या हुआ, बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एनर्जी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एनर्जी हाई इमर्ज बिकॉज जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो बढ़ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, रिपल्सन कुछ ज़्यादा ही हो गया इसलिए एनर्जी शूटअप कर दिया है। रिपल्सन ज़्यादा हुआ मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए ग्राफ आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, आई होप आपको समझा होगा, अगर नहीं समझा पीछे वीडियो पीछे प्लेबैक करके आप देख सकते हो। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। तो आज के लेक्चर में हम देखा फॉर्मल चार्ज क्या होता है, अच्छे से स्टडी किया, और 2 क्वेश्चन किए फॉर्मल चार्ज का। मैंने 2 आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क में फॉर्मल चार्ज के ऊपर। फिर उसके बाद हमने देखा वीबीटी क्या होता है। तो वीबीटी क्या बोलता था कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए। पोस्टुलेट्स देखा, 3 पोस्टुलेट्स। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो आई होप आपको वो लेक्चर समझा होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे तो हम ओवरलैपिंग को समझेंगे, व्हाट इज ओवरलैपिंग एंड हाउ डज ओवरलैपिंग ओकर्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।